व्यूअर्स, मशरिक वस्ती इस वक्त एक ऐसे आतिश फिशां के दहाने पर खड़ा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को वाज़े तौर पर पैगाम दिया था कि अगर उन्होंने अब ईरान पर हमला करने की कोशिश की या ईरानी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिसकी गूंज वाशिंगटन और तल अबीब में सुनाई देगी। दोनों ममालिक को बहुत सख्त और नाकाबिल यकीन सरप्राइज देने का वादा किया गया था और ऐसा ही एक लर्जा खेज सरप्राइज ईरान ने अमेरिका को दे दिया है। इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, ईरान ने इस बार किसी प्रॉक्सी का सहारा नहीं लिया बल्कि बराह रास्त कवेत के अंदर कायम अमेरिका की इंतहाई हसास और अहम तरीन एयरबेस पर एक ऐसा हमला किया है जिसने पेंटागन के ऐवानों में सफ़े मातम बिछा दी है। आप यूं कह लें कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक असासों पर एक कयामत ढा दी गई है। इस हमले की जो तफसीलात अब सामने आ रही हैं उन्हें खुद अमेरिकी मीडिया कोट कर रहा है और वो तफसीलात इतनी खौफनाक हैं कि खुद अमेरिकी दिफाई माहिरीन दंग रह गए हैं। एक बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफी और तारीखी नुकसान पहुंचाया गया है अमेरिका को उसकी अपनी एयरबेस पर। ईरान ने कवेत की धरती पर मौजूद उस अमेरिकी अड्डे को एक गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया और अब उस हमले की सनसनीखेज तफसीलात दुनिया के सामने आ चुकी हैं। 28 मई को किए जाने वाला यह हमला कोई अचानक उठने वाला कदम नहीं था बल्कि ये एक ऐसा जवाबी वार था जिसने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब ईरान के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होगा। अमेरिका ने बंदर अब्बास के साहिली शहर पर जो मुहिम जोई की थी ये उसका वो खमियाजा है जो अब अमेरिकी फौज को भुगतना पड़ रहा है। व्यूअर्स, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चंद दिन पीछे जाना होगा। 28 मई को अमेरिका ने एक इंतहाई खतरनाक खेल खेला। अमेरिकी फजाइया और बहरिया ने मुश्तरका तौर पर ईरान के अहम साहिली शहर बंदर अब्बास और उसके आसपास के इलाकों पर हमले किए। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ये हमले दरअसल अपने हुर्मुज के करीब ईरानी पासदाराने इनकलाब की जारहाना सरगर्मियों को रोकने के लिए किए गए हैं। अमेरिका ने बंदर अब्बास में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया जिनमें कुछ IRGC की स्पीड बोट्स शामिल थीं जिनके बारे में अमेरिका का कहना था कि ये बोट्स बहरी जहाज़ों के लिए खतरा बन रही थी। उसके साथ ही अमेरिकी तैयारों ने उन साहिली मकामात और मिसाइल साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा किया जहां ईरान ने अपने हुर्मुज की हिफाजत और दिफा के लिए अपने एंटी शिप और बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले लॉन्चर्स नस्ब किए थे। पेंटागन का ख्याल था कि वो इन पेशगी हमलों के जरिए ईरान के मिसाइल दागने की सलाहियत को मफलूज करेगा और अपने हुर्मुज पर ईरानी गिरफ्त को ढीला कर देगा। इन अमेरिकी हमलों के नतीजे में कुछ ईरानी पासदाराने इनकलाब के अहलकारों की शहादत की इत्तलात भी सामने आई और मुतअद्दिद कश्तियों को नुकसान भी पहुंचा। व्यूअर्स, अब यहां पर गौर तलब बात यह है कि इस हमले से पहले खित्ते में एक आर्जी सीज फायर या तनाव में कमी की सूरत हाल मौजूद थी। ईरान के हाथ पैर एक तरह से आलमी कवानीन और सीज फायर की पासदारी की वजह से बंधे हुए थे क्योंकि ईरान ये नहीं चाहता था कि वो पहले जारहियत का मुजाहरा करके किसी बड़ी जंग का सबब बने। लेकिन अमेरिका ने बंदर अब्बास पर बराह रास्त बमबारी करके खुला एक्ट ऑफ वॉर किया और सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी की। अमेरिका की इस हिमाकत ने ईरान को वो जवाब फराहम कर दिया जिसका पेंटागन ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ईरान के हाथ पांव खुल गए और ईरानी सुप्रीम कमांडर ने फौरी तौर पर एक प्रिसाइज और इबरतनाक जवाबी हमले का हुक्म दिया। ईरान का हदफ कोई मामूली जगह नहीं थी बल्कि उन्होंने मशरिक वस्ती में अमेरिकी फजाई ताकत के मरकज यानी कवेत की एयरबेस को चुना जहां से अमेरिकी ड्रोन्स और जंगी तैयारे पूरे खित्ते पर नजर रखते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं उस हमले की जो कवेत के अंदर अमेरिकी एयरबेस पर किया गया। ईरान ने उस हमले के लिए अपने सबसे जदीद और प्रिसाइज बैलिस्टिक मिसाइल का इंतखाब किया। यह मिसाइल अपने साथ कोई छोटा मोटा धमाका खेज मवाद नहीं बल्कि 500 किलोग्राम का भारी भरकम वॉर हेड लेकर रवाना हुआ। जब यह मिसाइल फजा की बुलंदियों को छूता हुआ कवेत की हुदूद में दाखिल हुआ और एयरबेस के बिल्कुल ऊपर पहुंचा तो ये अपने हदफ के इंतहाई करीब था। अमेरिकी एयरबेस पर मौजूद दुनिया का महंगा तरीन और जदीद तरीन मिलिट्री लेयर एयर डिफेंस सिस्टम
फौरी तौर पर एक्टिवेट हो गया, जिसमें पैट्रियट और दीगर इंटरसेप्टर्स शामिल थे। अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स ने फजा में ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बनाने के लिए परवास की और उन्होंने उसको फजा में भी तबाह कर दिया। पेंटागन ने फौरी तौर पर जश्न मनाना शुरू कर दिया कि उन्होंने ईरानी मिसाइल का हदफ पर गिरने से पहले ही शिकार कर लिया है, लेकिन असल कहानी उसके बाद शुरू हुई। अमेरिकी दिफाई निज़ाम ने जब ईरानी मिसाइल को हिट किया तो उस वक्त तक वो मिसाइल जमीन के बहुत करीब आ चुका था, यानी वो अपने आखिरी हदफ से महज चंद 100 मीटर की बुलंदी पर था। जैसे ही मिसाइल फजा में फटा, 500 किलोग्राम बारूद का वो हौलनाक धमाका बिल्कुल उसी जगह के ऊपर हुआ जहां अमेरिकी फजाइया के महंगे तरीन जंगी तैयारों और ड्रोन्स की एक तवील लाइन खड़ी थी। मिसाइल तबाह होने के बाद उसका हजारों टन वजनी जलता हुआ मलबा हर तरफ बिखर कर गिरा और उसने नीचे मौजूद असासों को वो नुकसान पहुंचाया जो मिसाइल के बराह रास्त गिरने से शायद ना होता। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट्स में अमेरिकी फौजी जराए के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। बताया जा रहा है कि उस मलबे की जद में आकर अमेरिकी फौज का फख्र समझे जाने वाला एक MQ-9 रैपर ड्रोन मुकम्मल तौर पर जलकर राख का ढेर बन गया, जबकि उसके बराबर में खड़े दूसरे ड्रोन को ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा कि वो अब दोबारा उड़ने के काबिल नहीं रहा। अगर हम मजमूई नुकसान का तखमीना लगाएं तो यह कहा जा सकता है कि अमेरिका के 2 MQ-9 ड्रोन्स इस हमले में तबाह हो चुके हैं। व्यूअर्स, एक MQ-9 ड्रोन की मालियत तकरीबन $30 मिलियन होती है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ इन 2 ड्रोन्स की तबाही से अमेरिका को $60 मिलियन का नुकसान हुआ है। बल्कि इस हमले के नतीजे में 5 अमेरिकी फौजी जो ड्यूटी पर मौजूद थे और उनके साथ काम करने वाले निजी कॉन्ट्रैक्टर्स शदीद जख्मी भी हुए। अगरचे पेंटागन अब यह दावा कर रहा है कि उन जख्मियों की हालत स्टेबल है, लेकिन एयरबेस पर होने वाला अमेरिकी नुकसान इससे कहीं ज्यादा है जितना मीडिया पर बताया गया। पेंटागन इस हजीमत को दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्लूमबर्ग जैसी बड़ी एजेंसियों ने अमेरिका के इस झूठ का पर्दाचाक कर दिया है। नाजरीन, इस हमले ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अमेरिका की उस टेक्नोलॉजी पर लगाया है जिसके बलबूते पर वो पूरी दुनिया को डराता है। ईरान का यह हमला इंतहाई प्रिसीजन के साथ किया गया एक प्रिसाइज अटैक था, जिसका वादा ईरानी कमांडर्स ने पहले ही किया था कि हम मशरिक़ वुस्ता में किसी भी टारगेट का इंतखाब खुद करेंगे, अपनी पसंद के मकाम और अपनी पसंद के वक्त पर दुश्मन को ऐसा मजा चखाएंगे कि वो नस्लों तक याद रखेगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। कुवैत के अंदर अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर ईरान ने यह वाज़े पैगाम दे दिया है कि मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमेरिका की तमाम बेसेस अब ईरानी मिसाइलों के रडार पर लॉक हो चुकी हैं और कोई भी जगह महफूज नहीं है। अगर हम पिछले 2 से 3 दिनों की सूरत हाल का जायजा लें तो यह बात सामने आती है कि मजमूई तौर पर 4 से 5 MQ-9 ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। यह अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा फजाई नुकसान है जो किसी एक खित्ते में मुख्तसर वक्त में हुआ है। ईरान से लेकर यमन तक अमेरिकी ड्रोन्स का शिकार अब इतनी आसानी से किया जा रहा है जैसे कोई मामूली खिलौना हो। 50,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने वाले जदीद तरीन कैमरों, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दिफाई निज़ाम से आरास्ता ये ड्रोन्स अब बेबस नजर आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ईरान और यमन का वो जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है जो 50,000 फीट की बुलंदी पर भी इन ड्रोन्स को सेकंड्स में ट्रेस करके हवा में उड़ा देता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान इस काम के लिए एक इंतहाई खास किस्म का ड्रोन नुमा मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जिसे 358 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। यह मिसाइल एक हैरान कुन इजाद है। ये रिवायती मिसाइल्स की तरह तेज रफ्तारी से बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं करता, बल्कि ये एक ड्रोन की तरह फजा में लो फ्लाइट करता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। चूंकि ये बहुत कम ईंधन जलाता है और इसका साइज छोटा है, इसलिए ये किसी किस्म के थर्मल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स खारिज नहीं करता। नतीजा ये निकलता है कि अमेरिकी ड्रोन अपनी तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी, जैमर्स और सेंसर्स के बावजूद इस 358 मिसाइल को अपने करीब आते हुए नहीं देख पाता और अंधा हो जाता है। जैसे ही यह मिसाइल ड्रोन के बिल्कुल करीब पहुंचता है, यह अचानक अपनी रफ्तार को मोनोप्लस रॉकेट की तरह तेज कर लेता है और एक शिकारी उकाब की तरह ड्रोन पर झपट कर उसे हवा में ही तबाह कर देता है। यही वजह है कि अमेरिका का यह $30 मिलियन का ड्रोन अब ईरान और यमन के हौसियों के लिए आसान शिकार बन चुका है। अमेरिका की यह ड्रोन टेक्नोलॉजी अब मशरिक़ वुस्ता के मैदान जंग में मुकम्मल तौर पर नाकारा होती हुई नजर आ रही है। अब सूरत हाल यह है कि ये ड्रोन्स अगर किसी हैंगर में खड़े हों तो बैलिस्टिक मिसाइल का शिकार बन जाते हैं, अगर फजा में उड़ रहे हों तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें मार गिराते हैं। व्यूअर्स,
اب ذرا اس اسٹریٹجک کھیل کے دوسرے رخ پر بھی نظر ڈالیں جو سمندر کے اندر کھیلا جا رہا ہے۔ امریکہ کا اصل مقصد تھا کہ وہ آبِ ہرمز پر ایران کا زور توڑ سکے اور اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر تہران کی گرفت کو ڈھیلا کر سکے۔ پینٹاگون کے پلان کے مطابق اگر ایران کو جھکانا ہے تو اس کے لیے ایران کے اہم ترین جزائر اور ساحلی شہروں جیسے کہ بندر عباس، پورٹ سرک جاسک، کشم اور خارق پر حملہ کرنا ہوگا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں ایران کی زیر زمین میزائل سائٹس، انڈر گراؤنڈ ڈرون لانچنگ پیڈز اور بحری کمانڈوز کے مراکز موجود ہیں۔ یہ جگہیں اتنی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر ان پر کامیاب حملہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے دل پر وار کیا ہے اور ان کی پوری دفاعی لائن کو توڑ دیا ہے جو آبِ ہرمز میں ایرانی نیوی کی فوری مدد کرتی ہے۔ امریکہ نے یہی کرنے کی کوشش کی لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ امریکہ کوئی بڑا نقصان پہنچانے میں ناکام رہا اور جواب میں اس کی اپنی ایئر بیس تباہ ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے آبِ ہرمز کے حوالے سے اپنی گرفت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر لیا ہے۔ امریکہ نے جب فضائی اور بحری طاقت کے ذریعے ایران کا زور توڑنے کی کوشش کی تو وہ بری طرح ناکام ہوا۔ اب واشنگٹن میں یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ایران نے آبِ ہرمز کے پورے دہانے پر سمارٹ اور گائیڈڈ بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ ان مائنز کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی امریکی بحری جہاز یا آئل ٹینکر ایران کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اب امریکہ ان بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کے لیے ایک بڑے مائن سویپنگ آپریشن کا آغاز کرنے جا رہا ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے یہ صفائی آپریشن شروع کیا تو آبِ ہرمز میں ایک ایسی ہولناک جنگ چھڑ جائے گی جس کا اثر پوری دنیا کی معیشت پر پڑے گا، کیونکہ ایران امریکی بحریہ کو یہ سرنگیں سمیٹنے نہیں دے گا اور امریکہ انہیں سمیٹے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ امریکی بحریہ کے جہاز اس وقت سمندر میں کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پینٹاگون سے کوئی گرین سگنل یا کال آئے تو وہ آبِ ہرمز کی طرف پیش قدمی کریں اور ایران سے نمٹیں۔ لیکن اب تک پوری امریکی بحریہ کی مجموعی طاقت لگانے کے باوجود بھی امریکی کمانڈرز کی اتنی ہمت نہیں ہو پائی کہ وہ آبِ ہرمز کے 500 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر داخل ہو سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے واضح طور پر سمندر کے اوپر ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے کہ اگر کسی بھی امریکی جنگی جہاز نے اس دائرے کو پار کرنے کی کوشش کی تو اسے بحیرہ عمان یا خلیج فارس میں غرق کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ایران کی تیاری زبردست ہے۔ ایران کے پاس جیمنگ سے لے کر اینٹی شپ کروز میزائلز تک تمام آپشنز موجود ہیں اور وہ ان تمام آپشنز کو آزما چکا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ایران سمندر کی تہہ میں اپنے سمارٹ میزائل اور ٹورپیڈوز لگا کر بیٹھا ہے۔ سمندر کی تہہ میں جو قیامت ایران نے چھپائی ہوئی ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دنیا دیکھ چکی ہے۔ اگر یہ حملے دوبارہ کیے گئے تو یہ امریکی بحریہ کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی بحریہ اس لکیر کے پیچھے کھڑی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی ہے۔ ویورز، کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ کویت کی ایئر بیس سے لے کر آبِ ہرمز کے گرم سمندر تک حالات اس وقت انتہائی کشیدہ اور دھماکہ خیز ہو چکے ہیں۔ اس پورے ریجن پر ایران کی گرفت ابھی تک مضبوط ہے۔ وہ اپنی پسند کی جگہوں پر، اپنے پسند کے وقت پر اور اپنی مرضی کے اہداف پر نشانہ لگاتا ہے اور جب چاہتا ہے انہیں تباہ بھی کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سپر پاور کہلانے والا امریکہ اب مشرق وسطیٰ میں انتہائی محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اسے خطے میں اپنی بے بسی صاف نظر آ رہی ہے۔ کویت کی ایئر بیس پر ہونے والے اس ناقابل تلافی نقصان نے امریکہ کی تیز رفتار مہم جوئی کو بریک لگا دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کی زبان تبدیل ہو چکی ہے۔ اب وہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے بیانات میں اب جنگ کی دھمکیوں کی بجائے مذاکرات اور سفارتکاری کی باتیں زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنی اس ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے کوئی اور حماقت کرتا ہے یا خطے سے اپنی بساط لپیٹنے کی تیاری کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے ویلاگ میں کسی نئی خبر تجزیے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔